हाँ, जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत वाली जो बुक है, उसका चैप्टर नंबर 4 वो है आपका सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। इसको अपन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही शानदार सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, परफेक्टली बस बातों को समझना है। ये इतनी शानदार, इतनी अच्छी बुक है, ये आपका माइंड को इतना मतलब कहते हैं डेवलप कर देगी। और बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ये बुक जो है ना वो सबसे बेस्ट है। इसमें कंप्लीट थ्योरी है और बहुत आपके माइंड को डेवलपमेंट करने का, दिमाग को विकसित करने का मौका है। इसलिए इस बुक को बड़े ध्यान से, प्यार से, प्रेम से पढ़ना है। और नोट्स परफेक्टली जो मैं आपको बनवा रहा हूँ उसको मेरे साथ के साथ आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ना है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, मेरा कहना हाथ है। अब मैं जो इस चैप्टर की बात करूँगा, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से जैसे मैं अपन थोड़ा थोड़ा एकदम कहते हैं ना कि प्रेम जैसा है, प्रेम, प्यार, लव, ठीक है। सामाजिक न्याय जैसे प्रेम को या लव को कोई गलत नहीं कहता। हर कोई अपने से या अपने चाहने वालों से या अपने फैमिली से प्यार करता है, प्रेम करता है, ठीक है। और सामाजिक न्याय भी उस थोड़ा थोड़ा प्रेम जैसा ही है। हर किसी को न्याय चाहिए, जैसे हर किसी को जस्टिस चाहिए, अपने लिए भी और कुछ कुछ दूसरों के लिए भी वो सोचता है। ये मतलब थोड़ा थोड़ा प्रेम लव जैसा है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा अंतर है इन दोनों में। किसमें? सोशल जस्टिस में और प्रेम में, लव में। कैसे कि प्रेम या लव वो हम फैमिली से हैं या हमारे रिलेटिव से हैं या फिर जो हम लोग जिनको जानते हैं बेसिकली उनसे करते हैं। लेकिन जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय, पूरे लोगों की बात करता है, ये पूरे समाज की बात करता है, ये पूरे देश की बात करता है कि सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए। ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो डिफरेंस इतना सा ही, बाकी ये थोड़ा थोड़ा प्रेम जैसा ही, लव जैसा ही है। और हर कोई चाहता है कि उसे सामाजिक, चाहे कैसा भी हो, हर तरह से न्याय मिले, सोशल जस्टिस या फिर ओनली फॉर जस्टिस वो मिले, ठीक है। तो परफेक्टली मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। मैं सीधे क्वेश्चन आंसर पे आऊँगा। नोट्स बनवाए हैं मैंने, जितने डीप जितने बन सकते, लाइन टू लाइन बिल्कुल खींच करके बना दिया है, आपको परफेक्टली समझना है। पहला क्वेश्चन है छोटा सा कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल जस्टिस। जो चैप्टर का नाम है, सामाजिक न्याय से क्या मतलब है, ठीक है, या फिर सामाजिक न्याय का आप क्या मतलब समझते हो। तो सोशल जस्टिस मीन्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सामाजिक न्याय से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं का न्यायोचित क्या नाम उसका वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। न्यायोचित का मतलब गरीब से लेके अमीर सब के बीच में जो मेन वस्तुएं और सेवाएं हैं वो बिल्कुल सबको बराबर मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। न्यायोचित, बिल्कुल न्यायोचित, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वही सामाजिक न्याय एक नंबर में आ सकता है डेफिनेशन, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेटो। इस चैप्टर की मतलब कहते हैं ना एकदम बेस जड़ है, रीढ़ की हड्डी है प्लेटो के विचार वगैरह, ध्यान से समझना है। अगर आप पॉलिटी में आगे कभी पढ़ोगे तो प्लेटो के बहुत तगड़े तगड़े विचार हैं, उनके थॉट्स हैं, वहाँ पढ़ोगे आगे। व्हाट इज़ द इक्वलिटी ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो के अनुसार न्याय का गुण क्या है, फिर प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। एग्जाम में ये भी आ सकता है, प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, 2 मार्क्स में आ सकता है। प्लेटो ने एक बात कही थी कि प्लेटो के अनुसार न्याय में सभी लोगों की भलाई, ठीक है, न्याय में सभी लोगों की भलाई निहित रहती है, मतलब सबका भला है और रहता है, प्लेटो ने यह बात कही। और न्याय में कुछ लोगों के लिए हित और कुछ लोगों के लिए अहित की भावना बिल्कुल नहीं होती, सभी का हित है इसके अंदर, हित। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि भाई किसी का अहित हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसे सबका हित निहित होता है। इसलिए जो स्थिति या कानून या नियम सबके लिए हितकारी है वही तो न्याय है। ऐसा कानून, ऐसा नियम, ऐसा कानून कायदा जो सबके लिए जिससे भला हो, वही न्याय है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू इन जस्टिस। देयर इज नो फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर सम पीपल एंड फॉर सम पीपल, ये रिपीट है कि हाँ, एंड फॉर सम पीपल देयर इज नो फीलिंग ऑफ हार्म, मतलब कोई किसी का नुकसान जिसमें ना हो, बट इन इट्स लाइज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। सभी, ऐसा नहीं किसी का हित तो किसी का हित, ऐसी बात नहीं है, सबका हित होना चाहिए। देयरफॉर व्हाटएवर सिचुएशन और लॉ और रूल बेनिफिशियल फॉर ऑल, वही जस्टिस है। बहुत आसान है, बताओ मेरे साथ याद हो गया होगा कि न्याय में सब, जो जस्टिस है उसमें सब लोगों की भलाई छुपी है, सबका इंटरेस्ट छुपा है। ऐसा नहीं किसी का इंटरेस्ट किसी का नहीं, सबका इंटरेस्ट है, सबका बेनिफिट है, सबका भला है। ऐसा कानून या फिर ऐसा नियम जिसमें सबकी भलाई हो, वही न्याय, ये प्लेटो की विचार है। नेक्स्ट, भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी एक बात लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, अलग से क्वेश्चन आता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितनी बातें हैं ना
ये ऐसी छोटे मोटे जिसके विचार होते हैं, चाहे जेम्स मिल हो चाहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे? भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सामान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करती है। कितनी प्यारी बात कही है कि समान का मतलब रेस्पेक्ट, यानी कि ए जस्टिस सोसाइटी, ए जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रिवरेंस एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब बढ़े, डिसेंडिंग का मतलब घटे, सेंस ऑफ कंटेम्प्ट इज डिजॉल्व इनटू द क्रिएशन ऑफ कॉम्पोजिनेट सोसाइटी, मतलब एक करुणा से भरे, दया, करुणा का मतलब दया भाव रेस्पेक्ट, इनसे भरे समाज का निर्माण करे, वो ही न्याय है। तो न्यायपूर्ण समाज कौन सा होगा? एग्जाम में 1 मार्क्स में कुछ नहीं आ सकता है कि न्यायपूर्ण समाज भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है, जिसके अंदर समान रेस्पेक्ट, इज्जत की भावना तो बढ़े और ऐसा अपमान की भावना घटे और उनसे मिलके करुणा से भरा एक समाज बने, ठीक है, परफेक्ट। 4th, जेम्स मिलके भी कुछ विचार है न्याय को लेके कि जस्टिस इम्प्लाइज समथिंग विच इज़ नॉट ओनली राइट टू डू एंड रॉन्ग नॉट टू डू, बट विच सम इंडिविजुअल पर्सन कैन क्लेम फॉर अस एज हिज मॉरल राइट। जेम्स मिल ने कहा कि न्याय में कुछ ऐसा अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है, न करना सिर्फ गलत है, बल्कि ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे या फिर आप कर रहे हैं, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है, वो न्याय है। कैसे? कि आप ये चैलेंज करो सरकार को या फिर सरकार के सामने ये कहो कि ये मेरा हक है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं वो राइट दिया गया है, बस वही न्याय है। यानी कि करना न सिर्फ सही है, करना बिल्कुल सही है, और न करना, कुछ भी नहीं करना, न करना गलत है, इतना सही नहीं है, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार, ठीक है, यानी कि जिस पर नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है, इसका मतलब आप किसी चीज़ का दावा कब कर सकते हो? किसी से मांग करे, वो भी गारंटी के साथ में कि नहीं होगा मेरा, तो मेरे पास राइट है, इसका मतलब वो चीज़ हमारे संविधान में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, कोई आपको ऐसा परमानेंट राइट दे रहा है, तभी आप इतनी हिम्मत से ये बात कह रहे हो, इसका मतलब आपके साथ न्याय हो रहा है। बहुत तगड़े विचार है, ठीक है। अगला, न्याय के संबंध में चीन का दार्शनिक था कन्फ्यूशियस, उसका भी विचार आ सकता है 1 मार्क्स में। उसने क्या कहा, यानी कि व्हाट वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस रिगार्डिंग जस्टिस, तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, उसके अनुसार ये कहता है कि द किंग्स शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डोर्स एंड रिवार्डिंग द वर्च्यूज। ये कहता है कि गलत करने वाले को दंड दो, पनिश करो, और भले लोगों को पुरस्कृत करो, उनको इनाम दो, उनको प्रमोट करो कि हाँ वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया। सिंपल सी बात कही है इसने, तो कोई खास वो नहीं। हर व्यक्ति का प्राप्य क्या, अगला क्वेश्चन है, वॉट ईच पर्सन डू शेयर, हर व्यक्ति का प्राप्य क्या है? कांट के अनुसार इसका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बुक में हर व्यक्ति का प्राप्य, ऐसा मान लो कि हर व्यक्ति का एक लक्ष्य, हर व्यक्ति का एक प्राप्य, वो क्या होगा? कांट के अनुसार। तो कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। देखो ध्यान रखना, हर व्यक्ति, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, हर व्यक्ति अपने आप में इज्जतदार होता है, हर व्यक्ति रेस्पेक्ट चाहता है। आप किसी कदर करोगे तो वापस कदर मिलेगी, ठीक है। पत्थर मारोगे तो फूल नहीं मिलेंगे, समझ गए ना आप, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हर इंसान एक गरिमापूर्ण जीवन जीता है, हर इंसान की एक रेस्पेक्ट होती है, छोटा बड़ा गरीब कैसा भी हो, हर इंसान रेस्पेक्ट चाहता है। हाँ मजबूरियाँ कुछ उसकी हो सकती है कि वो भी चुप है, लेकिन रेस्पेक्ट वो चाहता है। ध्यान रखना कि कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है, ठीक है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है ना, तो उनमें से हर व्यक्ति का प्राप्य ये होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर हो। हर इंसान का प्राप्य का मतलब लक्ष्य, टारगेट, हर इंसान का टारगेट क्या होगा कि उसकी प्रतिभा के अनुसार। हाँ ऐसा नहीं है कि हर कोई ये वो करे, वो आपकी प्रतिभा है। जैसे अपन भी क्वालिफिकेशन हमारे अंदर दम है तो कंपटीशन को फाइट करेंगे, इस कंपटीशन को, इस युग को, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर हम जीत जाएंगे तो हम रैंक अच्छा आ जाएगी, वो हमारी काबिलियत पे डिपेंड करता है, वही वाली चीज़ है। लेकिन ऑप्शन तो होना चाहिए ना, हमारे पास ऑप्शन तो होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कांट, ह्यूमन बींग्स possess dignity. If all persons are granted dignity, then what's due to each them that they have
द अपॉर्चुनिटी डेवलप देयर टैलेंट एंड परस्यू देयर चूजन गोल्स। उसके पास में ऑप्शन होना चाहिए। बहुत ईजी है, 2 क्वेश्चन थे, दोनों कंप्लीट। नेक्स्ट है, हम किस तरह के समाज को अन्यायपूर्ण कहेंगे। आप कैसे समाज को कहोगे कि ओहो कितना अन्याय हो रहा है, वो वाली चीज़। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वुड वी कॉल अनजस्ट। तो हम उस समाज को अनजस्ट कहेंगे, अन्यायपूर्ण कहेंगे, जहाँ धनी और गरीब के बीच में इतनी गहरी खाई हो गई कि वे अब बिल्कुल भी अलग अलग दुनिया में रहने वाले लोग जैसे लगे। और ये बात अपने भारत के अंदर भी बहुत जगह है। गरीब इतना गरीब हो गया कि खाने के लिए अनाज नहीं है उसके पास में। अमीर इतना अमीर हो गया कि वो एरोप्लेन या ऐसा मान लो कि इससे नीचे उतर ही नहीं रहा, वो इतना भयंकर उसके पास में पैसा है, वो अपन देखते ही हैं। तो ये अगर ऐसा होना तो हम कहेंगे भाई हमारा समाज बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, दोनों के बीच में जो खाई है, गैप है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये ध्यान रखना। अपेक्षाकृत वंचित को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका ही नहीं मिले। गरीब को कोई मौका ही नहीं मिला कि सुधर जाए, चाहे वे कितना ही कठिन परिश्रम क्यों न करे। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पूरे दिन मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता, 100 200 300 मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, तो वो कैसे अपना डेवलपमेंट करेंगे। तो इसका देखेंगे अपन, वी वुड कॉल ए सोसाइटी अनजस्ट वेयर द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, दोनों के बीच में इतना बढ़ जाए कि दे सीम टू लाइव कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, अलग अलग दुनिया हो जाए दोनों की। एंड वेयर द रिलेटिवली डिसएडवांटेज हैव नो चांस टू इम्प्रूव, और कोई चांस ही नहीं मिल जाए, नो मैटर हाउ टू हार्ड दे वर्क, वो कितना ही मेहनत का काम कर लेकिन उसके पास में ऑप्शन भी नहीं हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है न्याय के 3 सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्याय के 3 सिद्धांत, 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय के 3 सिद्धांत। ये रेड पेन से नहीं दिख रहा होगा, ये मिस्टेक से रह गया, अब नहीं लिखेंगे इसे। ये फर्स्ट पोर्शन ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स है, यानी कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, नंबर 1। सेकंड की बात करूं, प्रोपोर्शनेट जस्टिस, समानुपातिक न्याय। नंबर 3 की बात करूं तो रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल का सिद्धांत। ये तो मैंने 3 नाम बोल दिए सिर्फ। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ तीनों की हेडिंग लिखनी है, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिटेल में क्वेश्चन आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए या 4 मार्क्स में आ जाए, तो फिर आपको पूरा लिखना है, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट की। न्याय का पहला सिद्धांत क्या कहता है? वो पहला सिद्धांत ये है कि समकक्षों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे कोई विकलांग है, उसको थोड़ा सा अलग से डिफरेंट उसको प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बाकी अगर कोई इंसान है, वो पढ़ा लिखा है, तो उस हिसाब से उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी काबिलियत उसको बराबर न्याय मिलना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी छोटा बड़ा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इंसान इंसान है, समकक्षों के साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल है कि ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इक्वली, जो इक्वल है उनके साथ इक्वली होना चाहिए। मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती है। इंसान की सब लगभग मोस्टली गुण सेम होते हैं, खूब सारे, ठीक है, वो आप सबको पता है। इसलिए वे समान अधिकार और समान व्यवहार के अधिकारी तो हैं ही हैं। भाई सब इंसानों में समान गुण है, तो उनको रिस्पेक्ट और आदर या सम्मान या राइट बराबर मिलने चाहिए। देयरफॉर दे आर एंटाइटल्ड, यहाँ से इट इज शेयर्ड दैट इंडिविजुअल्स शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज ह्यूमन बींग्स, देयरफॉर दे आर एंटाइटल्ड इक्वल राइट एंड इक्वल ट्रीटमेंट। बिल्कुल चाहेंगे, ठीक है, ये बात है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का अधिकार सबके साथ सबको मिला हुआ है, समानता का अधिकार मिला हुआ है, संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है, मताधिकार का अधिकार मिला हुआ है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू है ना, राइट टू इक्वलिटी हो गई, राइट टू सम प्रॉपर्टी हो गई, और राइट टू वोट हो गया। ये सारे एग्जाम्पल अपन ले लिया, राइट टू वोट, प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, ये सब अपन ने ले लिया। फिर अपन बात करते हैं समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ में समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। मैंने बता दिया आपको। अगर भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम करते हैं, चाहे वे पत्थर तोड़ने का करें, चाहे वे पिज़्ज़ा बांटने का काम करें, उनको पारिश्रमिक समान मिलना चाहिए। देखो काम काम है, चाहे पत्थर तोड़ने वाला काम करता है, होता है क्या, मोस्टली आपने देखा भी होगा कि जो कंपनी में काम करता है, जो पिज़्ज़ा बर्गर का काम करता है, उसकी अच्छी सैलरी होती है। लेकिन जो पत्थर तोड़ता है, मजदूर जिसकी मेहनत बहुत ज़्यादा, फिर भी उसको 300-400 रुपये मिलता है। लेकिन पिज़्ज़ा वाला 1000 रुपये दिन में कमा लेता है। अलग अलग सैलरी उनकी पैकेज होता है, या फिर पिज़्ज़ा वाले कम है, उसकी ज़्यादा है। तो मतलब काम कैसा भी हो, क्योंकि दिन भर व्यक्ति बिजी है,
हाँ, वो अपनी काबिलियत के अनुसार काम कर रहा है। कोई पिज़्ज़ा काम करना पसंद है या फिर उसके अकॉर्डिंग काबिलियत रखता है तो वो काम कर रहा है। कोई पत्थर फोड़ने में सक्षम है तो पत्थर ही फोड़ रहा है, लेकिन सैलरी या फिर अमाउंट उनको देना चाहिए बराबर। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट सिद्धांत है वो है समानुपातिक न्याय, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। इसका मतलब ये है कि लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और अर्हता के अनुपात में पुरस्कृत करना, किसी काम के लिए वांछित मेहनत देना, कौशल, सामाजिक खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रश्न निर्धारण करना उचित और न्याय संगत होगा। बिल्कुल सही है। जस्टिस वुड यू मीन रिवार्डिंग पीपल इन proportion to the scale of their efforts and their qualifications। बिल्कुल जैसी उसकी क्वालिफिकेशन, जैसी उसकी पढ़ाई लिखाई है, जैसी उसकी काबिलियत है, उस अकॉर्डिंग उसको मेहनत मिलनी चाहिए। It would be fair and just to fix different remunerations for different work, keeping in mind the factors requiring for a job, skill, possible danger, etc. Therefore, there is a need to balance the principle of equal treatment with the principle of proportionality for justice in the society। अतः समाज में न्याय के लिए समान व्यवहार के सिद्धांत का समानुपातिकता के सिद्धांत के साथ संतुलन बिठाने की आवश्यकता है। समानुपातिकता मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति जैसा काम करने में सक्षम है, जैसा उसका स्किल है, कौशल है, जैसी उसकी क्वालिफिकेशन है, काबिलियत है, योग्यता है, उस अनुसार उसको उसका पारिश्रमिक या मेहनत या फिर पैसा मिलना चाहिए। बस सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट है वो है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल का। अलग से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से पूछ सकते हैं इस अकेले कोई। विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल का सिद्धांत, ये मैंने जो विकलांग वाली बात कही थी। ये तीसरा सिद्धांत है कि समाज में पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष आवश्यकताओं का भी ख्याल रखना पड़ता है, रखा जाए। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। कैसे? उदाहरण के लिए विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझना न्याय संगत होगा। अब आप ये कह दो कि विकलांग के लिए तो आपने अलग से सीट कर दी, वैकेंसी के अंदर अलग सीट कर दी कि ये विकलांगों के लिए है, इसलिए इसको 5% की छूट है, 10% की छूट है। तो कहीं पर वो ज़्यादा उसको व्हील चेयर की अवेलेबिलिटी हो रही है, लाइन में नहीं लगना पड़ता, अलग से उसके वो है मतलब फैसिलिटी है। तो यार वो विकलांग भी तो है। तो ये हमारे संविधान के अंदर बात लिखी हुई है, क्योंकि वो उतना समर्थ नहीं है जिसके दोनों हाथ दोनों पैर काम कर रहे हैं, वो उतना नहीं काम कर सकता, इसलिए उसके कुछ हेल्प करनी पड़ेगी ताकि उनके लेवल के बराबर आ सकता है। हालांकि फिर भी उनके बराबर नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ उसकी अगर हेल्प हो जाएगी तो वो न्याय है, उसके साथ में जस्टिस है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था। नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि जॉब के अंदर भी इनके रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ऐसे एग्जाम स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ST SC वाला आपको बताइए, इन सब इनको बेनिफिट है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए हैं, इनको ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है और बहुत सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हम विशेष ज़रूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये क्वेश्चन है आपकी बुक का कि क्या विशेष ज़रूरतों का जो सिद्धांत अभी तीसरा जो पढ़ा था, ठीक है, क्या वो समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? किसी दिमाग में आ सकता है तो आंसर सीधा लिखना नहीं, नो। लोगों की विशेष ज़रूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उसका तो विस्तार है। यानी कि नो, द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल नीड ऑफ पीपल इज नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल। क्योंकि अपन ने फर्स्ट पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, समान समकक्षों के साथ समान व्यवहार। तो इसका मतलब ये नहीं है, थोड़ा सा ये भी न्याय का सिद्धांत है कि जो विकलांग वगैरह है उनके लिए, हालांकि दिखने वो भी मनुष्य ही है, व्यक्ति हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको बराबर माना जाए, क्योंकि वो विकलांग है तो उनको थोड़ा अलग से देना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि उसके अगेंस्ट नहीं है, ये तो सिर्फ उसका एक्सटेंशन है। बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल इम्प्लाइड दैट पीपल हु आर इन सम इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट सच एज डिसेबिलिटी या फिर डिसएडवांटेज एक्सेट्रा आर नॉट द सेम, दे शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। यानी कि हाँ ये रहा समकक्षों के, हाँ क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में ये अंतर्निहित हैं कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ जैसे विकलांगता, वंश आदि में अन्य के समान नहीं है, उनके साथ में अलग से बर्ताव किया जाए। ये उसके अंदर बात लिखी हुई है, इसलिए ये उसके अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, ये रेड पेन अगर नहीं दिख रहा तो बता दूंगा मैं, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। ये हाउ डज रॉल्स यूज द आइडिया ऑफ ए वेल ऑफ इग्नोरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है वेल ऑफ इग्नोरेंस, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है रोल्स का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रोल्स, रोल्स का रोल्स सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। टू आर्ग्यू दैट द फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफेंडेड ऑन रैशनल ग्राउंड्स, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्ति संगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। रोल्स ने
इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण, एक सिद्धांत का नाम है उसके, रोल्स का सिद्धांत बोल दो चाहे अज्ञानता का आवरण सिद्धांत बोल दो, इसके विचार को उपयोग किस प्रकार किया। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका आंसर लिखेंगे। पहले ही बात अपन ये लिख रहे हैं इसकी, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में दो बातें पूछी है। एक पूछी इसने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण, यानी कि फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो रेड पेन से, अगर आपको कम दिख रहा हो तो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण। आंसर क्या है? In order to achieve social justice in society, governments have to ensure that laws and policies are applied fairly as well as equitable to all individuals. In this regards, Rawls has propounded the principle of the veil of ignorance. ठीक है, यानी कि समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को ये सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियाँ सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष रूप से लागू होने के साथ साथ न्याय संगत भी होनी चाहिए। इस संबंध में रोल्स ने अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखो, मैं एक्चुअली एक बात बताता हूँ। सरकार ने ऐसी पॉलिसियाँ बना दी कि ये आपको न्याय मिल जाएंगे, ये आपके पास में राइट हैं, लेकिन वो न्याय संगत भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लागू ही नहीं हो रहा, वो नीतियाँ बना के छोड़ दी, पॉलिसियाँ बना के रख दी, लेकिन वो क्रियान्वयन भी उनका होना चाहिए, वो ग्राउंड पे आनी भी चाहिए। ठीक है, और वो सबके साथ में, सभी के साथ सबको हक अपना मिलना भी चाहिए। ये है, उसे बोलता है ज्ञानता। अभी थोड़ी सी इसके बारे में और लिखूंगा तो और मज़ा आएगा। ज्ञानता का आवरण का मतलब ये है, प्रिंसिपल ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब ये है कि आपको ये यूँ कहना चाह रहा है रोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्धांत इसका, कि आप अपने आप को अज्ञानी मानो। ऐसा मानो कि आप कुछ नहीं जानते, और फिर ये सोचो कि जो समाज है हमारा, ये जो समाज है, इसको हम संगठित कैसे करेंगे, इसको हम इकट्ठा कैसे करेंगे। ठीक है, फिर आप सोच के देखो कि मैं कुछ नहीं जानता, या फिर अपने आप अज्ञानी मानो। अज्ञान ऐसा मान लो कि हम, हमारे चारों ओर अज्ञान है, कोई कुछ नहीं जानता, हम जानते हैं। हाँ, ये मान लो कि हमारे चारों ओर सब अज्ञानी है, अज्ञानता का माहौल है, लेकिन मैं जानता हूँ अब हमारे समाज जो है ना, वो सब अज्ञानी है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर समझदार नहीं है। फिर भी उनको संगठित कैसे करोगे आप, इकट्ठा कैसे करोगे, वो बात अभी लिखाऊंगा, आगे समझाता हूँ मैं आपको। यूँ कहना चाह रहा है, ये रहा अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस, क्या मतलब इसका? आशय, मीनिंग या अर्थ। जॉन रॉल्स ने कहा कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यह है कि हम स्वयं को अज्ञानता के आवरण की परिस्थिति में होने की कल्पना करें। ऐसा मान लो कि हम अज्ञानता के आवरण में हैं, हम, हमारे चारों अज्ञान ही ज्ञान है। John Rawls had said that only way to reach the fair and just rule to imagine ourselves in a veil of ignorance. हम चारों हमारे अज्ञान का आवरण है, where we have to decide how to organize society, और हमें निर्णय करना है कि समाज को हम इकट्ठा कैसे करें, हम इस समाज को संगठित कैसे करें। निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। रोल्स के अनुसार अज्ञानता की आवरण के अंतर्गत समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने संभावित स्थान और पद के बारे में सर्वथा ज्ञान रहेगा। व्यक्ति अपने संभावित स्थान और पद के बारे में सर्वथा ज्ञान रहेगा, उसको पता रहेगा। ये रोल्स कहता है कि अकॉर्डिंग टू रोल्स, अंडर द वेल ऑफ इग्नोरेंस एवरी इंडिविजुअल विल रिमेन इग्नोरेंट ऑफ दिस पॉसिबल प्लेस एंड पोजिशन इन सोसाइटी। मतलब हर व्यक्ति को इस आवरण में, इस सिद्धांत में पता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने संभावित स्थान, उसे पता है कि मुझे समाज में कहाँ रहना है, क्या करना है, वो उसे सब पता है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, साथ के साथ आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट इसी में अपन ये बात करेंगे, क्वेश्चन वो है, वो ये आपका क्वेश्चन भी आपकी बुक से ही क्वेश्चन है, मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन गए आपके, पीछे वाले क्वेश्चन भी आ गए, इसके अंदर सब कुछ कवर हो गया, जो चैप्टर के लास्ट में दे रखे होता है ना, वो भी। What are generally considered to be the basic minimum requirements of people for living a healthy and productive life? What is the responsibility of governments and trying to ensure this minimum to all? आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतें क्या मानी गई है, इससे न्यूनतम को सुरक्षित करने की सरकार क्या क्या जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। पहली बात इससे ने पूछी कि न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतें, ठीक है, यानी कि पहली बात है बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल फॉर लिविंग हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ, पहला तो वो। फिर दूसरा पूछा कि सरकार इसके लिए क्या क्या करे, दो बातें पूछी। तो आंसर लिखेंगे अपन बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल। बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतें।
आंसर देखेंगे, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा अर्थात भोजन, पहली बात तो भोजन, दूसरा आवास, तीसरा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, चौथी शिक्षा, पांचवी न्यूनतम मजदूरी, छठी का नंबर है कपड़ा। कौन कौन सा है? हाउसिंग, सप्लाई टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, मिनिमम वेज, क्लॉथ्स, ये सब हमारे पास में होना चाहिए। यानी कि पहला तो घर हो गया, हाउसिंग, अच्छा भोजन नहीं लिखा क्या, तो फूड लिख लेना, फर्स्ट पे आ जाएगा फूड। सेकंड हाउसिंग, घर, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, सप्लाई टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, शिक्षा एजुकेशन, मिनिमम वेज न्यूनतम मजदूरी, छठा कपड़ा। ये सब वो ज़रूरतें हैं जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए। 2 मार्क्स में, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सरकार इसके लिए क्या कर रही है, तो न्यूनतम को सुरक्षित करने में सरकारी जिम्मेदारियाँ, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन सिक्योरिंग द मिनिमम। मिनिमम का मतलब वो 6 ज़रूरतें जो मैं पढ़ी ना अपन ने, वो मिनिमम एक के अंदर आती है, न्यूनतम के अंदर आती है। उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है सभी लोगों के न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे ताकि समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सके। द स्टेट शुड इंटरवेंस टू इंश्योर ए बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल सो दैट दे आर एबल टू कंप्लीट ऑन इक्वल टर्म्स। यानी जिन लोगों को जो ज़रूरतें हैं उनमें कुछ कंडीशन या कुछ ऐसी शर्त रख दें, सरकार उसमें इंटरफेयर भी करें, मतलब सरकार उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें। जैसे कि चिरंजीवी योजना निकाल दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री इलाज वाली, अब सरकार उसको चेक भी करते रहे कि क्या प्रॉपर तरीके से लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो चीज़ें। सेकंड, यद्यपि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ऐसी अन्य बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति के लिए निजी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाए तथा कि राज्य की नीतियों इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें। ये बात भी है, खूब सारी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे एजुकेशन है, अगर एजुकेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है एजुकेशन ज़्यादा अभी खूब चल रहा है, गवर्नमेंट थोड़ा सा कम है। प्राइवेट चाहे स्कूल हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, बहुत ज़्यादा प्राइवेट कोचिंग संस्थान हो, तो बहुत तगड़े तरीके चल रहे हैं। वैसे ही और भी खूब सारी सेवाओं में, शिक्षा में तो है ही है, स्वास्थ्य वगैरह, इन सब में प्राइवेट सेक्टर को भी मौका देना चाहिए। उनमें क्या होगा कि कंपटीशन होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिल सकता है, ठीक है। ऑल्दो प्राइवेट एजेंसी शुड बी इनकरेज टू सप्लाई हेल्थ सर्विस, हालांकि कर रही है लेकिन और मौका देना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन, अदर्स बेसिक सर्विस पॉलिसी शुड बी एम्पावर पीपल टू बाई दीज सर्विसेज, तो और भी बेनिफिट रहेगा। तीसरा, सरकार को ये भी देखना चाहिए कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाएं लोगों को खरीदने लायक कीमत पर उपलब्ध हो। यदि इन सेवाओं की कीमत ज़्यादा होगी तो गरीब कैसे खरीदेगा, ये बात भी है। गवर्नमेंट कुछ ऐसी इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज कॉस्ट पीपल ऑफ अफोर्ड। इफ़ द कॉस्ट अगर हाई होगी तो दे विल बी आउट ऑफ रीच ऑफ द पुअर, कि ऐसी कोई चीज़ें हैं जैसे गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटी ला के दे दी कि आप ये खरीदो ये करो, लेकिन वो फिर अगर ज़्यादा महंगी होगी तो पैसे वाले तो उसको खरीद लेंगे, ठीक है, लेकिन गरीब के पास में वो कैसे पहुंचेगी। तो ऐसी रेट रखें या ऐसा उसकी एक फिक्स रेट रखें ताकि वो चीज़ गरीब भी उसको खरीद सके, एफर्ड कर सके, ये चीज़ है, ठीक है, या फिर उसका बेनिफिट या आनंद ले सके, ये चीज़। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, मुक्त बाजार व्यवस्था के 3 दोष लिखना है। मुक्त बाजार, राइट 3 डिमेरिट्स ऑफ फ्री मार्केट सिस्टम। देखो फ्री मार्केट सिस्टम क्या है, मुक्त बाजार का मतलब ये जब मैं दोनों क्वेश्चन लूँगा तो मुक्त बाजार आपको समझ में आ जाएगा, फ्री मार्केट समझ में आ जाएगा। हर कोई चाहता है कि जो बिजनेसमैन है, जब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग, वो फ्री बाजार चाहते हैं। फ्री बाजार का मतलब है जो गवर्नमेंट टैक्स वगैरह पे लगाते हैं, GST CGST, ये चाहते हैं कि बाजार मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो इनके दोष और फायदे दोनों बात पढ़ेंगे अपन, तब आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा मार्केट वाला। पहली बात करिए डिमेरिट्स की, दोष की, कि मुक्त बाजार व्यवस्था में बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत गरीब लोगों की पहुंच से प्राय दूर हो जाती है। मुक्त बाजार में, मुक्त बाजार पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के पक्ष में काम करने का रुझान दिखाते हैं। वृद्ध मतलब बूढ़े और रोगियों की विशेष सहायता मुक्त बाजार व्यवस्था में संभव नहीं हो पाती, राज्य की ऐसी सहायता प्रदान कर सकता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हमेशा, चाहे वो रेलवेज़ का काम हो, चाहे आपने बस में कहीं भी टिकट वगैरह का, सीनियर सिटीजन की अलग लाइन होती है, सीनियर सिटीजन अलग रेस्पेक्ट की जाती है, बूढ़े बुजुर्गों की। जो रोगी हैं उनके लिए अलग लाइन, उनको सबसे पहले मौका दिया जाता है कि हाँ आप आइए। मतलब सरकार ही ऐसा काम कर सकती है, गवर्नमेंट ही, जहाँ पर ये मुक्त बाजार का मतलब है गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, जहाँ पर लोग खुले अपना काम करें। तो अगर कोई व्यवसायी लोग, ज़्यादातर बिजनेसमैन काम करते हैं, तो व्यापारी लोग जो होंगे उनको फ्री कर दिया जाएगा तो वो जनता को लूटेंगे, कोसेंगे, प्रेशर सरकार का रहेगा नहीं।
इसलिए मुक्त बाजार के दोष हैं कि इसमें बुनियादी वस्तुओं और सेवाएं जो कीमत होगी ना बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। फिर वो अगर गवर्नमेंट का ऊपर से कंट्रोल नहीं रहेगा तो मनचाही रेटें फिक्स कर लेंगे, तो गरीब लोगों की बहुत पहुंच से दूर हो जाएगी मामला। फिर पहले से ही जो सुविधा संपन्न लोग हैं उनके पक्ष में मामला जाएगा, जो पैसे वाले लोग हैं वो कर पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, ये 2-3 बातें थी। फ्री मार्केट ऑलरेडी शो टेंडेंसी टू वर्क फेवर ऑफ पीपल प्रिविलेज और स्पेशल एल्डरली सिक इज़ नॉट पॉसिबल। सिक है मतलब बूढ़े, और जो ये तो बूढ़े हो गए, ये हो गए बीमार। नॉट पॉसिबल टू फ्री मार्केट सिस्टम, ओनली द स्टेट कैन प्रोवाइड सच असिस्टेंस। और फर्स्ट पढ़ लिया था, इन द फ्री मार्केट सिस्टम द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विस ऑप्टेन आउट ऑफ रीच ऑफ द पुअर, वो गरीबों से बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसलिए अपन लास्ट में लिखा भी है, राज्य ही ऐसी सहायता प्रदान कर सकता है, इसलिए ओनली द स्टेट कैन प्रोवाइड सच असिस्टेंस। सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये तो थे इसके दोष। हालांकि कुछ फ़ायदे भी गिनाए गए हैं इसके अंदर, वो ये हैं कि मुक्त बाजार व्यवस्था से योग्यता और प्रतिभा के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। हाँ, ये तो जिसमें जितना दम होगा, लेकिन इसमें ये दिक्कत है ना कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा मार्केट में काम कर जाएगा। इसलिए प्रतिभा अनुसार प्रतिफल तो मिलेगा, ये बात तो है। यानी कि द फ्री मार्केट सिस्टम विल रिवार्ड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड टैलेंट, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो भी ठीक है, क्वालिफिकेशन भी एक अच्छी वर्ड हो जाएगी यहाँ पर। सेकेंड, द फ्री मार्केट सिस्टम इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन। हाँ, ये तो है ही, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो वो तो आपको पता है सबसे ज़्यादा फैसिलिटी देता है, लेकिन वैसे ही फिर चार्ज भी तो लेता है। भयंकर तरीके से लूट के सोट है। हॉस्पिटल में देखो आप किस हिसाब से रेटें हाई रहती है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होता तो गरीब तो मारा जाएगा। गरीब तो कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं करा पाएगा, इतनी उनकी हाई रेटें। एक दिन के 10-20 हज़ार रुपये लगते हैं बेड चार्ज। मुक्त बाजार व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा आदि बुनियादी सेवाओं का सबसे कारगर तरीका है। तीसरा फायदा इन्होंने ये गिनाया है कि मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है, क्योंकि उसका सरोकार प्रतिभा और कौशल से होता है। फ्री मार्केट इज़ द बेसिक ऑफ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद टैलेंट एंड स्किल, या फिर क्वालिफिकेशन एंड स्किल। ये बात भी मतलब इनके फ़ायदे जो गिनाए वो ठीक है, लेकिन इनका कुछ नुकसान भी है। इसमें क्या होता है, इन्होंने ये कहा कि फ्री मार्केट का ये बेनिफिट है कि इसमें अच्छे लोग आएंगे, अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लोग आएंगे, उनको उनके अनुसार, उनका स्किल के अनुसार उनको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए फ्री मार्केट सही है। तो उनकी बातें भी कहना ठीक है, लेकिन अपने दोष पहले देख लिए थे तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फ़ायदे और नुकसान हर चीज़ में दोनों आपको बताने होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बहुत ईजी सा चैप्टर है, मेरे हिसाब से कुछ समझने का ज़्यादा था नहीं। परफेक्टली आप नोट्स अगर बना लिए तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। फिर इसका एक छोटा सा मैं टेस्ट भी ले लूँगा आपको, तो फिर छोटे मोटे 1 वर्ड वाले, MCQs वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके।